जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ टू लेक्चर 15 स्टार्ट करें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में वो सवाल हम करे थे, वो जरा निकालिएगा जिसमें बैड डेट वाली बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस सवाल में लिखा हुआ था कि रेंट फॉर द ईयर दो ड्यू। रेंट फॉर द ईयर दो ड्यू का मतलब है अगरचे रिसीवेबल था बट रिसीव नहीं हो सकता। इसको किया कैसे था हमने? पहले इनकम में डाला था और फिर नीचे लेस भी किया था। ओके, अच्छा अब इसमें ना एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। ये जो प्रॉपर्टी का पेज नंबर 2 है, अभी बस खोलने की जरूरत नहीं है। इस पे जो पॉइंट 3 है तो डेट कुड बी लिटिल कंफ्यूजिंग, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इस बात को जरा एक ही दफा समझ लें। असल में जिस तरह ये सेक्शन की इंग्लिश लिखी हुई है ना, मिसाल के तौर पे 2010 में हमने आखिरी महीने का किराया लेना था तो हमने एंट्री कर ली डेटर डेबिट सेल या इनकम क्रेडिट, प्रॉपर्टी इनकम क्रेडिट, डेटर डेबिट इनकम क्रेडिट। 2010 में आखिरी महीने का किराया लेना था तो हमने इनकम में डाल दिया कि यार रिसीवेबल है इंशाल्लाह मिल जाएगा। और 2011 के अंदर हमें किसी दिन पता चला, से इस दिन पता चला, ऐसे एकदम तो नहीं पता चलता था कि डेट बैड हो गया। 2011 में हमें इस दिन पता चला कि वो बंदा पैसे लेके भाग गया। अब आप 11 के अंदर बैड डेट रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। अब आप 2010 के न्यूमेरिकल में इसे ऐड कर रहे होंगे और 2011 के न्यूमेरिकल में इसे माइनस कर रहे हो, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। खैर ऐसा होता है। आप अगर इस सिनेरियो को सामने रखें जो मैंने आपके सामने पुट किया है, अब पॉइंट 3 की इंग्लिश बड़ी अच्छी समझ आएगी। अनपेड रेंट हैज प्रीवियसली बीन इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अनपेड रेंट हैज प्रीवियसली बीन इंक्लूडेड इन इनकम। सेल का मतलब इनकम ही होता है ना। अनपेड रेंट इज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन। और जाहिरी बात है जब देखें यहां ऐड हुआ होगा 2010 में तो इनकम में ऐड होने की वजह से नीचे जब टैक्स कैलकुलेट किया होगा तो इस पे टैक्स भी पे किया होगा। अब ये फिक्रा जरा याद करें, अनपेड रेंट हैज प्रीवियसली बीन इंक्लूडेड इन इनकम एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट। ठीक है जी। तो देखने में पॉइंट 3 ऐसे सिनेरियो को ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है जिस सिनेरियो के अंदर एक साल इनकम रिकॉर्ड हो रही है और अगले साल बैड डेट रिकॉर्ड हो रहा है। क्लियर? देखने में ये ऐसे सिनेरियो को ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है और ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। लेकिन हमारे सवाल में पता है क्या लिखा हुआ है? हमारे सवाल में लिखा हुआ है उसी साल ड्यू था बट इररिकवरेबल हो गया। तो मिसाल के तौर पे शायद कोई ऐसा सिनेरियो हो ना हमारे सवाल में कि इस महीने का उधार था, उसने देना था और इस महीने पता चल गया वो लेके। तो मैं कह रहा था कि आप इसी चक्कर के अंदर आप सेम ही दोनों चीजें इकट्ठी रिकॉर्ड कर दें, इनकम में भी डाल दें और साथ ही बैड डेट में भी डाल दें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और कोई हल नहीं है अब इसका कि इनकम में भी डालें और बैड डेट भी रिकॉर्ड करें। वो ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन है बजाय कि इग्नोर ही कर दें सिरे से। तो ज्यादा जो लॉ मेकर जिस तरफ जाना चाह रहे हैं वो आम हालात दुनिया में इस तरह होते हैं। किसी एक साल हम उम्मीद लगाते हैं कि पैसा आएगा, 2 3 4 6 महीने उसके पीछे पड़े रहते हैं, फिर अगले साल जाके पक्का ही पता चल जाता है यार पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि इनकम में आपने इस साल डाल लिया हो और बैड अगले साल हुआ हो। और अगर इसी साल आपको पता चल गया इसी साल लेने थे और इसी साल भाग गया, तो बेहतर क्या है इसी तरह रिकॉर्ड कर लें, इस साल इनकम में डाल दें और फिर इसी साल बैड डेट, ताकि दोनों काम एक ही साल हो जाए, दोनों काम एक ही साल हो जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक काम एक साल हो रहा हो, अगला काम अगले साल हो रहा हो। कैसा? हाँ वो बात बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूं। अब आप बच्चों के जहन में ये आता है कि अगर इसी साल इनकम में डाला और इसी साल बैड डेट के अंदर माइनस कर दिया तो उस साल टैक्स तो पे ना हुआ। लेकिन अब और कोई हल नहीं है ना, प्रेजेंटेशन और कोई बनती नहीं, इसलिए आईके भी इसी तरह प्रेजेंटेशन करता है, और कोई प्रेजेंटेशन अब बनती नहीं, क्या करें आप। तो इसलिए बेटर यही है कि ऐड करते हैं और ऐड करके आप उसको लेस कर दें ताकि शो हो जाए टैक्स वालों को कि एक उधार था जो हमारा बाद में क्या हो गया, तो एक तरह का इनकम में ऐड तो हो ही गया। चलो टैक्स, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसलिए मैंने कहा था पॉइंट 3 को कल मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि जो कल वाला सिनेरियो जिसमें ऐड भी किया लेस भी किया तो देखने में लग रहा है टैक्स पे नहीं किया क्योंकि फौरन नीचे लेस भी कर लिया। लेकिन आप प्रेजेंटेशन तो कर देना बजाय कि इग्नोर करें। ओके, तो बस ये एक राय है। ऑब्वियसली लॉ मेकर ने इसको वाज़ेह तौर पर एड्रेस नहीं किया हुआ। तो ये सेम ईयर था मोहतरम,
2008 ही, उसी में उधार रिकॉर्ड हुआ था और उसी में बाद में क्या साबित हो गया था, ये बैड है। ओके, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये बात हमारी पेंडिंग है, आई नो, इसको इंशाल्लाह करेंगे कल परसों जिस पे बात हुई थी। ये जो दूसरा सफ़ा था, दूसरे सफ़े पे 4A पड़ा था, 4A के नीचे हाउएवर द कमिश्नर मे ट्रीट सच गिफ्ट अरेंजमेंट, तो ये इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल मैं इंग्लिश में लिख के ले आऊँगा, फिर ये करेंगे कल। अच्छा जी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला? वो जो नीचे 4 एग्जांपल्स थी, पता चले आप लोग मसला ना पूछे, ऑनलाइन वालों ने सवालों की भरमार लगाई हो, तो आप लोग अगर मसला है वो पूछ लिया करें ताकि उनको सवाल ही ना पूछने पड़े। चले 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 जल्दी बताएं, कोई मसला? ये चारों हो गई थी, चारों समझ भी आ गई थी। बस इसमें एक बात ये थी, किताब जब आएगी ना तो यहाँ कंपनीज एक्ट 2017 लिखा होगा, इसके नीचे जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ जो गलती से मैंने आपको इधर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 लिखा रह गया, लेकिन किताब जब आएगी, ये पुराना लॉ है ना कंपनी लॉ का, नया लॉ का क्या नाम है, कंपनीज एक्ट 2017, बहर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चारों एग्जांपल्स हो गई थी, पता चल गया था पब्लिक या प्राइवेट, हाथ खड़ा करके जरा बता दें। माशाल्लाह टाइम निकाल लिया था, अपने लिए टाइम निकालते हैं आप ये माशाल्लाह। अच्छा, वैसे रोजाना आया करें, मैं तो यही कह सकता हूँ, सीए करना है तो ये कभी आना कभी ना आना, ये सीए वालों की कम से कम रविश नहीं रही। ओके, सेक्शन 37A। ओके, अब जी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचने पे सेक्शन 37 लगता है और पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचने पे सेक्शन 37A लगता है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचने पे सेक्शन 37 लगता है और पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचने पे सेक्शन 37A लगता है। ओके, अच्छा, ये एक चीज मैंने आपसे कही थी तीसरे सफ़े के ऊपर, कासिम वाला जो न्यूमेरिकल किया था, उसे मैंने कहा था इन सबको ही प्राइवेट कंपनी समझ लें, तो मैं डिस्कस करता हूं क्यों। ये तो वाज़े तौर पे लिखा हुआ है इसने प्राइवेट कंपनियां, तो इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं। ये लिखा हुआ है पब्लिक अनलिस्टेड, पब्लिक। अब हम इससे पूछेंगे 4 सवाल। क्या कहीं लिखा हुआ है इस कंपनी के फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं? क्या कहीं लिखा हुआ है इसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं? क्या कहीं लिखा हुआ है इसके फॉरेन गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं? क्या कहीं लिखा हुआ है इसकी किसी ऐसी कंपनी ने शेयर खरीदे हुए हैं जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने फुल्ली ओन किया हुआ है? क्या कहीं लिखा हुआ है इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है? तो वाज़े तौर पे अनलिस्टेड लिखा हुआ है। तो अगर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ तो अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी इज कॉल्ड एज, तो देखने में ये क्या थी, लेकिन कल हमने साबित किया था ये कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है। तो ये कल आने वालों से बात हो रही है, क्लियर होगी बात? ओके, सेक्शन 37A। अच्छा, ये जो पब्लिक कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी के शेयर्स, इसको इसने कैटेगराइज किया है सिक्योरिटीज में। किसमें कैटेगराइज किया है? सिक्योरिटीज में। अच्छा, ये जो हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का चैप्टर है ना, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का चैप्टर, ये बहुत सी चीजों को डील करता है। ये अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के बेचने को डील करता है, ये घर में पड़ी हुई ज्वेलरी, पेंटिंग, कॉइन वगैरह को डील करता है। अच्छा, कल हमने एक और चीज पढ़ी थी, इमूवेबल, पता नहीं स्पेलिंग सही है या गलत मैं लिख रहा हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्पोजल को भी डील करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्पोजल को भी डील करता है। बल्कि ये जो कैपिटल गेन का चैप्टर है ये एक्चुअली तो डिस्पोजल को ही डील करता है। डिस्पोजल का मतलब होता है चीजों का बेचना। तो ओहो, तो कैपिटल गेन के चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो डिस्पोजल, डिस्पोजल क्या होता है? इधर के बेचने को भी डील करता है, इनके बेचने को भी डील करता है, और कैपिटल गेन का चैप्टर बोले 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 सिक्योरिटीज के बेचने को भी डील करता है, सिक्योरिटीज के बेचने को भी डील करता है। क्लियर? ओके। अच्छा, ये जो दोनों है ना, सिक्योरिटीज में क्या आ जाएगा? पब्लिक कंपनी के शेयर्स, और भी चीजें हैं, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। सिक्योरिटीज तो एक बहुत ब्रॉड लफ्ज है, उसमें पब्लिक कंपनी के शेयर्स तो एक इसकी मिसाल है, एटसेट्रा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आपके गिरेंगे नॉर्मल टैक्स रिजीम में, टेबल 1 और 2 लगेगा, और इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज का बेचना आपके सेपरेट रेट अवेलेबल है। मुश्किल मुश्किल लफ्ज ना बोलें, कल आने वाले परेशान होंगे। सेपरेट रेट अवेलेबल है, आसान आसान लफ्ज बोले, उनको भी लगे क्लास में हम आते थे। सेपरेट रेट अवेलेबल है इनके
सेपरेट रेट अवेलेबल है। और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जो प्राइवेट कंपनी, लेकिन ये इन सब की छत एक ही है, सारे के सारे रहते किस सेक्टर में हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं, बोले बोले जल्दी लिखें, तो फिर नॉर्मल रेट लगेंगे, वो टेबल 1 और 2 वाले। और अगर आप अपना घर बेच दें या कोई प्लॉट बेच दें तो भी कैपिटल गेन के चैप्टर में ही रहेगा, लेकिन इसके रेट। और अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेच दें, और अगर ऐसी कंपनी के शेयर बेच दें जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने 70% शेयर खरीदे हैं, तो भी सिक्योरिटीज ही बनेगा, सेपरेट ब्लॉक। वो तो पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। तो कैपिटल गेन का चैप्टर काफी वसी है, काफी चीजों के बेचने को अपने अंदर समोए हुए है। सबर 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 सबर, सिक्योरिटीज के बारे में तो अभी हमने पढ़ना है। ओके चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटीज। भाई सिक्योरिटीज एक ब्रॉड हेडिंग है, इसमें सिर्फ पब्लिक कंपनी के शेयर्स नहीं है, इसमें और बहुत सी चीजें हैं जो सिक्योरिटीज के अंदर फॉल करती हैं। जैसे ज्वेलरी नहीं है, उधर पेंटिंग भी है, कॉइन भी है, मेडोलियन भी है। ज्वेलरी अपना याद रखने के लिए हम बोल लेते हैं। तो चलें जी, सिक्योरिटीज फ्रेश माइंड के साथ। इस पढ़े हुए का पिछले पढ़े से कोई ताल्लुक नहीं, थोड़ा सा हौसला दिया मैंने छुट्टियां करने वालों, पता नहीं क्या लोग। कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, सेक्शन 37A। द कैपिटल गेन the capital gain from disposal of other than gain that is exempt from tax, वो कोई exempt होंगी चीजें, shall be chargeable at, ओ तेरी खैर रेट अलग है, at prescribe का मतलब होता है जो लॉ में का रेट बता दे, at prescribe, जंप करके उधर बैठे हो लास्ट रो में, at prescribe rate। अच्छा इसको जरा छोड़ें, ये ऐसी रट्टा प्रोग्रामिंग चीज है, ये देख लीजिएंगे बाद में। आज ना मैं आप गेन का फॉर्मूला बताने। The gain on disposal of security shall be calculated as follows: I minus B, where A is the consideration and B is the जबरदस्त, B is the cost। Okay। अच्छा ये काफी दिनों से होल्डिंग पीरियड लगा हुआ था, कहते हैं आज मैं आपको बताता हूँ होल्डिंग पीरियड क्या होता है। The holding period of a security shall be counted from the date of purchase to the date of sale। खरीदने और बेचने के दरमियान के अरसे को होल्डिंग पीरियड कहते हैं। बी बड़ी बात बताई। ओके ओके सिक्योरिटी मींस शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। क्या मतलब? ऐसी कंपनी जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने 50 ईयर्स से ऊपर ओन किए हुए हैं, ऐसी कंपनी जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 50 ईयर्स से ऊपर ओन किए हुए हैं, ऐसी कंपनी जिसमें फॉरेन गवर्नमेंट ने 50 ईयर्स से ऊपर ओन किए हुए हैं, ऐसी कंपनी जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने फुल्ली ओन किया और उस कंपनी ने आगे किसी कंपनी के 50 ईयर्स से ऊपर ओन किया, तो वो जो नीचे वाली कंपनी है वो बनेगी। और ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और साल के आखिरी दिन भी लिस्टेड रहे और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हो, तो ये कंपनी जो है क्या बन जाएंगी? पब्लिक कंपनीज बन जाएंगी। तो शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज बोले सिक्योरिटी। अच्छा ये अब कुछ नाम है, वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, मुदारबा सर्टिफिकेट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अब चंद बच्चे जो है वो बंदे लेके आईकैप चले गए थे और आईकैप वालों को कहा यार ये चीज़ें आपने इतनी मुश्किल से लिखी हुई हैं, तो इनकी कोई डेफिनेशन भी हल्की फुल्की जरा हमें बता दें। जरा आपको पता है हम पेपर पास करने के लिए तो नहीं आए हुए, हम तो नॉलेज गेन करने के लिए आए हुए हैं। तो ये जैसे ही हम लफ्ज़ पढ़ते हैं तो हमारे दिल के अंदर आता है यार ये जरा पता चले ये चीज़ें क्या हैं। तो बहुत पूरे इसरार करने पे बच्चों के आईकैप ने सिर्फ एक चीज़ की डेफिनेशन सिलेबस में डाली, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की। ना डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन सिलेबस में डाली, ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल की डेफिनेशन सिलेबस में डाली। हाँ डेट सिक्योरिटी ज़्यादा बच्चों ने इसरार किया तो आईकैप ने एक और डेफिनेशन सिलेबस में डाल दी, जो कौन सी थी? नहीं, एक और डेफिनेशन सिलेबस में डाली। एक तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की डाल दी, एक और डेफिनेशन सिलेबस में डाल दी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डेट सिक्योरिटीज। ये जो डेट सिक्योरिटीज लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन डाल दी और बोले डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन। अच्छा जब आईकैप ने डाली डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन सिलेबस में तो बच्चों ने एक सवाल पूछा कि यार ये डेफिनेशन तो आपने डाल दी, लेकिन ये डेफिनेशन की आगे फिर डेफिनेशंस भी तो आपको डालनी चाहिए थी। तो आईकैप ने कहा बहुत ज्यादा हो गई है, अब आप बस कर दें, लुट मच जाएगी,
अगर आपको ज्यादा शौक हो है डेफिनेशंस पढ़ने का तो सुन लो फिर। डेट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज सच एज टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, सुकूक सर्टिफाइड, शरिया कंप्लायंट बॉन्ड्स, रजिस्टर्ड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफाइड एंड ऑल काइंड्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड बाय पाकिस्तानी और फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज सच एज ट्रेजरी बिल्स, फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट पेपर, म्युनिसिपल बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड एंड ऑल काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो आई क्या कहते हैं, फिर ये देख लो, ये डेफिनेशन आप चाह रहे थे तो डाल दिए मैंने। तो आपने कहा फिर आगे इनकी भी डेफिनेशंस, तो आई ने कहा फिर नया चैप्टर की किताब में डालना पड़ेगा अगर इनकी भी डेफिनेशंस आपको चाहिए। अब क्या करेंगे, ये नाम कैसे याद करें, बताएं कैसे याद करें? जैसे पिछले सेशन वालों ने याद किया, जैसे उससे पिछले सेशन वालों ने याद किया, जैसे 4-5 साल से लोग याद करते आ रहे हैं, हम भी उसी तरह याद करेंगे। घर में बैठ जाएंगे अकेले में, नाम याद कर लेंगे। अब 1-2-3 भूल के पेपर में क्या हो सकता है, कोई हल नहीं इसका। कम से कम जितने याद कर सके उतने याद करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी की खबर सुन लें, न्यूमेरिकल में गलती नहीं होगी। न्यूमेरिकल में क्यों नहीं गलती होगी? क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए ये नाम आपको याद नहीं करने हैं, आपको याद रखने हैं। नहीं गिवन नहीं होंगे, आपको याद रखने हैं। यानी इसके अलावा पूरी किताब में ऐसे नाम कहीं नहीं है। तो जब आप 1-2 दफा पढ़ लेंगे तो अगर पेपर में आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, तो आपको पता होगा यार ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स तो मैंने एक ही चैप्टर में पढ़ा था। किस चैप्टर में? कम से कम आप इसे ज्वेलरी नहीं समझेंगे मेरे ख्याल से, इतनी तो अकल है, क्योंकि वो नाम आपको पक्के याद हो गए हुए। तो ये 10-12 नाम है, मजबूरन आपको याद करने पड़ेंगे। पेपर में अगर थ्योरी का सवाल आ गया, जो आज तक नहीं आया लेकिन आ तो सकता है, जाहिर सी बातें आ सकते हैं, 5 नंबर का आ सकता है। तो थ्योरी का सवाल आया, 12-13 में से आप 6-7 भी लिखा है तो मेरे ख्याल से वो आपको ऑनर कर देगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ गया तो फिर तो मेरे ख्याल से बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं, कि जिस चीज़ से आप 2-3 दफा गो थ्रू कर लें वो याद ना भी रहे तो नाम पढ़ने पर याद आ जाती है, ये फला जगह पर लिखी हुई थी। इतनी तो अकल है आपकी, ठीक है? तो इसको बस 3-4 दफा पढ़ लिया करें सुबह नाश्ते के साथ रोजाना, और क्या हो सकता है। ओके जी, सिक्योरिटी की डेफिनेशन जरा दोबारा देखें। सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें आती हैं? सिक्योरिटी में बताएं जी क्या क्या आएगा? अब सिक्योरिटी में क्या है? सिक्योरिटी सबसे ब्रॉड चीज है। सिक्योरिटीज में नंबर 1, नंबर 2 इसकी डेफिनेशन नहीं है हमारा सिलेबस, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 इसकी डेफिनेशन है, नंबर 6 पता नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एंड नंबर 7। ये 7 चीजें क्या हैं? सिक्योरिटीज। इसमें से एक डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है, पब्लिक कंपनी, वो हमने कल पढ़ी है। एक डेफिनेशन ये हमारे सिलेबस में। दूसरी कौन सी डेफिनेशन है जो ना ही होती तो बेहतर था? ये डेट सिक्योरिटीज। और तीसरी कौन सी डेफिनेशन है बोले? डेरिवेटिव। हाँ, ये थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, इसको अभी समझ लेते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो ये डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है, इट्स अप टू यू। ये आपका और अल्लाह का आईकेएफ का मामला है, तो ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ इसमें। बहरहाल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का कर लेते हैं जी। बोनस शेयर्स भी कराते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ये होती हैं कि अपनी वैल्यू दूसरे से डिराइव करती हैं। ये ईटेबल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, ईटेबल तो नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डिराइव करना, जो अपनी कीमत किसी दूसरे से डिराइव करती हैं। तो कई चीजें मार्केट के अंदर आपको पता होगा, अपने एक चीज अपनी कीमत दूसरी की कीमत से डिराइव करती है। मिसाल के तौर पे कंपनीज की बात कर लूं, अगर पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे हैं, और ये हकीकत भी है, पीटीसीएल ने यूफोन को ओन किया हुआ है, पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं। अब जब लोगों को पता है कि यूफोन के मालिक कौन है, पीटीसीएल वाले, और मार्केट में पीटीसीएल के शेयर्स महंगे होते हैं, तो फौरन यूफोन के शेयर्स भी महंगे हो जाते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, क्योंकि जब मालिक स्ट्रांग होता है तो उसके नीचे वाली कंपनीज भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट किसके शेयर बनेंगे? यूफोन के शेयर बनेंगे या पीटीसीएल के शेयर बनेंगे? सोच के बताएं। जो शेयर अपनी कीमत किसी दूसरे शेयर से डिराइव करें, उन शेयर्स को क्या कहेंगे? डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो यूफोन के शेयर अपनी कीमत किसके शेयर से निकालते हैं, इसलिए यूफोन के शेयर्स को क्या कहा जाएगा? डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। पढ़ेंगे। डेरिवेटिव प्रोडक्ट मींस अ ईटेबल प्रोडक्ट। नहीं, ये बाजार में बिकती हैं खाने के लिए चीजें, इनको डेरिवेटिव कहते हैं। यार मुझे डेरिवेटिव दे दो, आज भूख लगी। फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ईटेबल प्रोडक्ट नहीं है। कौन सी प्रोडक्ट है? विच डिराइव्स। अच्छा, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मींस अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, मींस यूफोन के शेयर्स, मींस यूफोन के शेयर्स विच डिराइव फ्रॉम। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? बैकएंड। बैकएंड का मतलब देता है अक्सर अंडरलाइन। बैकएंड पे कौन सी सिक्योरिटी है इसके? बोले। पीटीसीएल सिक्योरिटी है, पीटीसीएल के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो पीटीसीएल के शेयर्स मे बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। हो सकता है ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हो। कई दफा ऐसा भी होता है सिक्योरिटी या पब्लिक कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते। मिसाल के तौर पर फेडरल गवर्नमेंट ने अगर किसी के 70% शेयर खरीदे हुए हैं तो जरूरी नहीं वो स्टॉक एक्सचेंज में ही बिक रहे हो, फिर भी वो क्या बन जाएगी? तो कहते हैं मे बी बट इट इज नॉट कंपल्सरी। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट मे बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज।
एंड इंक्लूड्स डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल हैं। अगेन आ जाके वही मसला पड़ गया कि डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फिर एक अलग नई चीज है, इसकी अपनी एक अलग डेफिनेशन है, वो अनलकीली सिलेबस में नहीं है, तो मजबूरन अब रटा प्रोग्राम बढ़ गया इधर। तो इंक्लूड्स डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो बस मेन बात इससे पहली लाइन में उसने लिख दी थी। अच्छा जी, बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स इंक्लूड बोनस यूनिट्स इन अ यूनिट। बोनस शेयर्स वैसे क्या होते हैं? बोनस शेयर्स होते हैं कंपनी मुफ्त में शेयर्स बांटती है, लिखें कंपनीज मुफ्त में शेयर बांटती है, बोनस शेयर लिख लें। पता नहीं शर्मा क्यों नहीं है, कंपनी मुफ्त में शेयर बांटती है, दैट इज कॉल्ड एज बोनस शेयर्स। इंक्लूड्स बोनस यूनिट्स, यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन वही है जो चैप्टर 4 में पढ़ी थी, और चैप्टर 4 के अंदर हमने इसके ऊपर बात की थी, यूनिट ट्रस्ट के ऊपर। और ये यूनिट ट्रस्ट का अरेंजमेंट के ऊपर बात की थी कि 2-3 एक्सपर्ट्स हैं और कैपिटल प्रोवाइडर्स ने इनको पैसा प्रोवाइड किया है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये लोग जब ज़्यादा कमा लेते हैं, तो बजाय कि इनको कहें हम आपको पैसे देते हैं, हम आपको थोड़े से यूनिट्स तोहफे के तौर पे और दे देते हैं, थोड़े से शेयर समझ लें तोहफे के तौर पे और दे देते हैं। तो जब कभी कंपनी कुछ ज़्यादा कमा लेती है तो थोड़े इनको पैसे भी दे देती है और थोड़े से शेयर भी और दे देती है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं। तो बता दें जी, बोनस लिखा हुआ था, बोनस किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है? बस सादा सी बात, बोनस इंक्लूड्स बोनस यूनिट्स इन अ यूनिट ट्रस्ट। उस अरेंजमेंट में अगर आप कोई नए यूनिट्स दे दें उन लोगों को तो वो भी बोनस शेयर ही समझे जाएंगे। बहरहाल ये भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ओके, ये एक लफ्ज, एक और मुश्किल सा लफ्ज है, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड आल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। ये भी जरा ऐसे लफ्ज रट्टा मारने की हद तक याद कर लें। और फॉर डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी रेफर द चैप्टर ऑफ डेफिनेशंस, वो हमने कल कर लिया था। चलें जी, ये जरा एक देखिएगा आप, बोरिंग चीजें बहुत हो गई, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ये जो सारा पोर्शन है, ये सारा पोर्शन जो जिसको मैंने सर्कल किया, नजर आया? ये देख लें, ये जो सारा पोर्शन जिसको मैंने सर्कल किया 3A, बस 3 और ये सारा कहां फॉल करता है इस डायग्राम में? ये सारा कहां फॉल करता है इस डायग्राम में? सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज पब्लिक कंपनी के शेयर्स नहीं है, सिक्योरिटीज तो बला हैं, पता नहीं इनके अंदर क्या क्या है। पब्लिक कंपनी के शेयर्स तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। चलें इसको सम अप करें और बात हमेशा के लिए खत्म करें। सिक्योरिटी मींस नंबर 1 शेयर्स ऑफ वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, बोलते जाए। नंबर 3 मुदारबा इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल डेट सिक्योरिटीज, वो नीचे देख लेंगे। यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो अपनी कीमत किसी और चीज की कीमत से डेराइव करें। और इसमें एक मुश्किल सा नाम याद रखना है जो कि जिसकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इंक्लूड डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। और डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन काफी लंबी है, ये सारी सिक्योरिटीज हैं। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए शेयर्स ऑफ, वो जो कल पढ़े थे, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी कंसीडर्ड एज इफ सच कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी एट द टाइम ऑफ। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है, सादा सी बात है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, जिस वक्त आपने खरीदे उस वक्त उसको 70% फेडरल गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ था। जिस वक्त आपने शेयर बेचे उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने सिर्फ 30-40 ओन किया हुआ था, बाकी अपना हिस्सा किसी को बेच चुकी थी। तो बताएं, जिस वक्त बेचे आपने शेयर्स, क्या वो पब्लिक कंपनी थी? वो पब्लिक नहीं थी, वो क्या बन गई थी? तो पब्लिक कंपनी बनने के लिए और सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में फॉल करने के लिए एक शर्त बता दें, क्या है? खरीदने के दिन जरूरी नहीं है वो पब्लिक को, बेचने के दिन जरूरी है। जिस कंपनी के शेयर आपने बेचे हैं वो क्या हो? क्या ऐसा हो सकता है कि खरीदने के दिन वो प्राइवेट हो, बेचने के दिन पब्लिक हो? ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। खरीदने के दिन हो सकता है, उसके उल्टी एग्जांपल जो मैंने पहले दी, उसके खरीदने के दिन उसके 40% शेयर फेडरल गवर्नमेंट ने ओन किए हुए हैं और बेचने के दिन उसके 70% शेयर फेडरल गवर्नमेंट ने ओन किए हुए हैं। तो बताएं, खरीदने के दिन उसका पब्लिक होना शर्त है या जिस दिन हम बेच रहे हैं उस दिन पब्लिक होना शर्त है? बेच रहे हैं उस दिन पब्लिक होना शर्त है। एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, एट द टाइम ऑफ परचेज जरूरी नहीं है। गेन ऑन सिक्योरिटीज शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का क्या मतलब है? हाँ, टेबल 1 and 2 विल नॉट अप्लाई, लिखें टेबल 1 and 2 विल, ये सेपरेट ब्लॉक का मतलब है, टेबल 1 और 2 नहीं लगेगा। फिर इसका नया टेबल होगा कोई।
चलिए जी 0.5 को भी छोड़े, ये लॉस की कोई बात करें, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अच्छा फिलहाल जो है ना रेट्स काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं अगले सफ़े पे, तो फिलहाल सिर्फ मैं एक रेट को हाईलाइट कर रहा हूँ, बस ये याद कर लें। रेट क्या है जी? 12 पॉइंट, बस ये रेट है, यही रेट पेपर में आएगा, यही रेट आने का चांस है। ये लेफ्ट साइड पे कोई रेट दिए हैं वो मैं फिर आपको बाद में पढ़ा दूंगा कल। ये रेट बता दीजिए सिक्योरिटीज़ के 12.5%। चलें जी सवाल शुरू करें। मिस्टर इत्तसाम हैज डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग। मिस्टर इत्तसाम ने फॉलोइंग एसेट्स डिस्पोज ऑफ किए हैं टैक्स ईयर 2022। अच्छा अब वो जो ब्रॉड डायग्राम आपके जहन में शायद हो, अब जो भी चीज वो बेच रहा होगा, जो भी चीज वो बेच रहा होगा, या वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेच रहा होगा, या ज्वेलरी बेच रहा होगा, या कॉइन बेच रहा होगा, उस पर टेबल 1 और अगर वो बेच रहा होगा सिक्योरिटीज तो उसके लिए सेपरेट रेट्स अवेलेबल है, उसके लिए सेपरेट रेट्स अवेलेबल है। अच्छा 2 लफ्ज मैं यूज करूंगा, एनटीआर और सेपरेट ब्लॉक। एनटीआर और अच्छा जी सबसे पहले इसने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, बताएं इसको किस में डालूं? एनटीआर में। अच्छा फिर इसने अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, आगे उसने कुछ नहीं लिखा हुआ कि इसके फेडरल गवर्नमेंट ने या फॉरेन गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं, तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर नहीं खरीदे होंगे, हुकूमतें कहाँ शेयर खरीदती हैं कंपनीज के, तो इसको क्या करें? अ कंपनी विच इज नॉट क्या इसके फेडरल गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं? नहीं लिखा हुआ। क्या इसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं? नहीं लिखा हुआ। क्या इसके फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं? नहीं लिखा हुआ। क्या ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? वाज़ेह लिखा हुआ है? नहीं है। अ कंपनी विच इज नॉट इज कॉल्ड एज, इसलिए बोलें इसका गेन भी। यार एक लिस्टेड आर लिस्टेड कंपनी है और पी लिस्टेड कंपनी है, तो ये क्या है? पब्लिक कंपनीज। ये पब्लिक कंपनी है तो सेपरेट ब्लॉक मीन 12.5, तो 12.5 या 12.5, 12.5, तो 12.5% रेट लगेगा। He has also earned income from business of 1 million, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ 1 million। ये कौन सी है रिजीम? नॉर्मल टैक्सिंग। शर्म नहीं आती? नीचे देख रहे हैं, शर्म नहीं आती? पहले तो नहीं देख रहे थे, आपके कहने पे देखने लगे हैं। अच्छा नीचे मत देखें। चलें जी स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना। वर्किंग 1 क्या हेडिंग दें जी? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। लेकिन आज ना मैं एक लफ्ज़ ऐड कर रहा हूं आगे, क्या? नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम इसमें क्या क्या आएगा? बोले प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे, इसमें ज्वेलरी, कॉइन, मेडोलियन, वो सारी चीजें आ जाएंगी, और इसके रूल अपने अलग हैं। होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हो तो गेन आ जाए। मुझे एक डब्बा पड़ा था कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, तो वो सारी चीजें आप जहन में रखें जी। कितने का खरीदा, कितने का बेचा, कितना नुकसान आया, फायदा आया, फायदा आया, कितना फायदा आया, और खरीदने और बेचने की तारीख के दरमियान 1 साल से ज्यादा है, तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है। तो पुराने रूल याद रखें, पुराने रूल है ना, ये तो पहले सफे पे जो डब्बा बना हुआ था कैटेगरी 1, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, इसलिए गेन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 75% से। कल जो टेस्ट आप हजरात ने जो है वो देना है, उस टेस्ट के अंदर चैप्टर 4 होगा और इनकम प्रॉपर्टी होगा। ए बी जान चली जाएगी, टेस्ट नहीं छोड़ेंगे। ए बी प्राइवेट कंपनी जी, कितने का बेचा, कितने का खरीदा था? ए माइनस बी इज इक्वल टू गेन। गेन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4,50,000। 3/4 या 75%। क्लियर? चलें जी आगे, नोट करें साथ साथ ही अलग से टाइम। अच्छा जी, GEN लिस्टेड कंपनी, कितने का खरीदा, कितने का बेचा? ओ लॉस आ गया। कितना लॉस? 20,000। लॉस या लॉसी? छोटी सी लॉसी, कितने की? 20,000 की। अच्छा लॉस में देखना होता है खरीदने और बेचने की तारीख के दरमियान अरसा, लॉस में नहीं देखना होता खरीदने और बेचने की तारीख के दरमियान अरसा। कौन सी कंपनी? GE। पब्लिक अनलिस्टेड आपने लिखना है तो लिख लें, लेकिन बैक एंड पे जहन में होना चाहिए, नाम पुकारने में पब्लिक अनलिस्टेड है, लेकिन आपको पता है एक्चुअली तो ये हमारे लॉ की नज़र में क्या है? प्राइवेट कंपनी। इस तरह भी लिखने में पेपर में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब आपने इस कैटेगरी में डाल दिया तो आपको पता चल जाएगा, इसको पता है कि ये प्राइवेट कंपनी है, ये पब्लिक नहीं है। देखने में पब्लिक है, हकीकत में प्राइवेट है। ओके जी, लिख लवाओ ना। 20,000, 10,000 का बेचे जी, कितना नुकसान आया? लॉस के केस में होल्डिंग पीरियड देखने की जरूरत नहीं है।
कहीं साथ वाले शहजादे चीते को ये बातें भूल ना रही हों। ये कैटेगरी 1 है, इसका लॉस माइनस करने की इजाजत है और गेन को सिर्फ 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, लॉस को नहीं। जी बोले। 20 लाख। ओके, वापस आ जाए। हाँ जी, आगे क्या बेचा जी? अभी छोड़ें इसको, सेपरेट ब्लॉक है। आगे क्या बेचा है? इसको भी छोड़ें, अभी सेपरेट ब्लॉक है। इनकम फ्रॉम कितनी कमाई है? इसकी वर्किंग की जरूरत है? नहीं, वर्किंग की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे बस टोटल करा दें 4,30,000। ओके, अभी हमने किसको छोड़ दिया फिलहाल? सेपरेट ब्लॉक को। चलें जी, न्यूमेरिकल के मुंह पे आ जाए। मिस्टर इब्तिसाम, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, उसके ऊपर इनकम और उसके ऊपर टैक्स। टैक्स ईयर 2022। बोले जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कितनी? 4,30,000। आगे बोलें जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस बताएं जी कितनी आ रही है? 1 मिलियन। हाँ, यहां से देख लें। ऑल्सो इन्फॉर्म यू इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ 1 मिलियन। क्लियर? ओके, क्या रहेगी जी? ऐसी इनकम जो सेपरेट रेट मांगती है, ऐसी इनकम जो सेपरेट रेट मांगती है। उसके लिए आ जाए इधर। शेयर्स ऑफ आर लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी किस डेफिनेशन में फॉल करती है? भाई सिक्योरिटीज नहीं बोलना था, पहले आप कुछ और बोलेंगे। लिस्टेड कंपनी किस डेफिनेशन में फॉल करती है? कल पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी किस डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी के शेयर्स किस डेफिनेशन में फॉल करते हैं? हाँ, अब बोल रहे हैं। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स किस डेफिनेशन में फॉल करते हैं? सिक्योर लिस्टेड, सॉरी लिस्टेड अगर स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्टेड का नहीं बोलना था मादर, लिस्टेड अगर स्टॉक एक्सचेंज में। तो कल आखिरी पॉइंट पड़ा था, सेकंड लास्ट पॉइंट था शायद। तो कल लिस्टेड अगर स्टॉक एक्सचेंज में, तो बोले ये कंपनी जो है वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक। अगर पब्लिक है तो फिर किस डेफिनेशन में फॉल कर गई? सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज की वजह से इस पे सेपरेट रेट लगेंगे। आर कंपनी बेचने पे ये गेन आ रहा है और दूसरी कंपनी के बेचने पे लॉस आ रहा है। इधर बेचने पे कितना गेन आ रहा है? 15,000 और इधर बेचने पे 10,000 लॉस आ रहा है। क्या मोहतरम? ये मैं बताऊंगा, मुझे बताने दे। ओके, वर्किंग टू इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या हैं? सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक या नॉर्मल टैक्स रेजिम। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर में ही रहेंगे ये। इनका नाम डिस्पोजल ऑफ, लेकिन इनके कौन से रेट अवेलेबल हैं? सेपरेट रेट अवेलेबल है। अच्छा जी, कौन सी कंपनी है पहली? आर, और दूसरी पी। जी बताएं। 60, 75 माइनस 60 और 25 माइनस 35। 75,000 माइनस जी, कितना गेन आया? 15,000। 25 माइनस, कोई नहीं, लॉस माइनस करने की इजाजत है। अभी मैंने सेक्शन 37A में, ये याद रख लीजिएगा, हम सेक्शन 37A पढ़े आज वाला। अभी मैंने सेक्शन 37A के अंदर जो है वो आपको दिखानी है कैलकुलेशन। सेक्शन 37A में लिखा हुआ है लॉस माइनस करने की इजाजत है, तो लॉस माइनस करें आप, कोई मसला नहीं। 10,000 जी। गेन कितना बचा? 5,000। वो 12.5-20 पे रेट लगाना है, वो सारा देखो अभी होता क्या है, फिर उसके बाद सवाल लेते हैं। तो जी गेन कितना आया, फायदा कितना है इनके शेयर्स बेचने पे? अच्छा, इसमें यार होल्डिंग पीरियड का चक्कर नहीं है, 1 साल से ज्यादा 1 साल से कम। सेक्शन 37A में होल्डिंग पीरियड का चक्कर नहीं है कि 1 साल से ज्यादा या 1 साल से, वो किस सेक्शन में चक्कर है? 37 में। और वो क्या चक्कर है? अगर 1 साल से ज्यादा हो तो गेन को, ऐसी कोई बात इस सेक्शन में। इसलिए ये नहीं देखना 2016 और 21, 17 और 21 किसके जहन में आ रहा था, हाथ खड़ा करें। तो नहीं, ये जहन में नहीं लाना। ये किस चैप्टर के, ये किसके लिए था? ये 75% वाला रूल किसके लिए था? नॉर्मल रिजीम वालों के लिए।
75% वाला रूल इनके लिए था, इनके लिए कोई 70, इसके लिए सिक्योरिटीज के लिए कोई 75% वाला रूल। ओके वापस आ जाए। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक कितना 5000। अभी कुछ लोगों के दिल में कुछ कुछ हो रहा होगा, वो मैं एड्रेस करता हूँ उस इशू को। कितना हो गया जी 5000। वर्किंग नंबर वर्किंग 2 टोटल 1435000 टोटल इनकम। ज़कात वगैरह कोई है नहीं। अच्छा अब मुझे ये बता दें, यही टैक्सेबल इनकम फिर होगी तो जाएं जाके चैप्टर 4 खोल के हम रेट लगा सकते हैं या नहीं रेट लगा सकते हैं? इस मक्खन में एक बाल है, इस मक्खन में एक बाल है, इस कबाब में एक हड्डी है, इस कबाब में एक हड्डी है। नहीं ऐसी बातें ना करो, चाय में मक्खी प्लीज। अच्छी अच्छी मिसालें। इस कबाब में दाल में रोड़ा है, दाल में रोड़ा है। इसको पहले क्या करना पड़ेगा? अब आप कहेंगे सर डालते ही ना, तो मेरी मर्जी है, सर डालते ही ना, आपको पता था कि है ही बाल तो क्यों डाल रहे हैं? ओके निकाल दें, निकाल दें। वो नहीं कहेगा मुझे क्यों निकाला, उसकी जुबान नहीं है तो निकालें। लेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, एग्जैक्ट वही अमाउंट निकाल दें। निकलो जाओ, क्या करें इधर? जी जी मैं जा रहा हूँ। आया ही ना करो। नहीं आया करूंगा मैं, आया चलो ठीक है आ जाया करो, हम तुम्हें खुद निकाल दिया करेंगे। हाँ ये ठीक है जी बोलें, तय हो गया इससे आज के बाद आया करेगा फिर हम इसे निकाल दिया करेंगे। लेकिन ये नहीं कहना आओ ही ना, चाय नहीं लाए ऐसे ही निकाल लें बारों बार। चाय पिला दी तो मोटा होके जाएगा। जी मिसालें ना दिया करें, सोच के मिसाल दी जाती है। अच्छा जी बोलें 1430000 यार इट इज स्टिल टोटल इनकम, इट इज स्टिल टोटल इनकम। इसका नाम टोटल इनकम है। इस टोटल इनकम में सेपरेट ब्लॉक भी पड़ा हुआ था, लेकिन अब इस टोटल इनकम में सिर्फ कौन सी इनकम्स है? नॉर्मल वाली। इसमें कौन सी हैं? हाँ अगर आप अपने समझने के लिए घर में कोई डिफरेंट नाम याद रखने हैं वो रख लें। इसका नाम आप रख लें टोटल इनकम, इसका नाम रख लें टोटल इनकम, वो आपकी अपनी मर्जी है। आज के बाद ये नाम हम चलाएंगे। तो ये क्या नाम है? टोटल इनकम, और इसका टोटल इनकम। ये आपने रखने हैं रख लें, लेकिन कोई हरज नहीं, इसमें टोटल इनकम का नाम 2 दफा लिखने में कोई हरज नहीं। तो अब टोटल इनकम में से क्या माइनस करने हैं जी? ज़कात। ज़कात तो है नहीं, तो क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम 1430000। तो फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटेशन, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए सेपरेट रेट्स वाली इनकम को भी आर्जी तौर पे क्या करेंगे? ऐड, आर्जी तौर पे ऐड करेंगे। लेकिन माइनस इसलिए कर देंगे, अगर इसको माइनस ना किया तो इन पे भी कौन से रेट लग जाएंगे? टेबल। अब मुझे बता दें टैक्स निकालना है वो कितनी दफा निकालना पड़ेगा? 2 दफा निकालना पड़ेगा। क्यों 2 दफा निकालना पड़ेगा? एक दफा तो इन पे निकालना पड़ेगा 14,30,000 पे, वो ये वाली चीजें हैं, और एक दफा 5,000 पे निकालना पड़ेगा। अच्छा जी अब हम मुझे कहते हैं सैलरी इनकम तो इसकी है ही नहीं, तो जब सैलरी इनकम है ही नहीं तो टेबल 1 लगेगा। ओके जी 70,000 टेबल 1 जरा ज़ियारत करा दें। जो बच्चे कभी नहीं जाते ना वो आज चले जाएं चैप्टर 4 में। एक फाइल आपने बनाई हुई है जिसमें नोट्स लगाए हुए हैं, उसमें देखें तरतीब से आज से लेके जितने पिछली क्लासों में नोट्स दिए गए हैं वो लगे हुए हैं। वो जरा फाइल निकाल लें, उसमें आपको चैप्टर 4 मिल जाएगा। आपको प्लान तरीके से चल रहे हैं आप लोग जी। कौन सा सीरियल नंबर है? 4। 12 लाख से 24 लाख के दरमियान है। कितना है? 14 लाख 70,000 जमा 15% अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। 12 लाख से 14,30,000 कितना ज्यादा है? 2,30,000। 70,000 जमा 15% ऑफ 104500 1,04,500। अच्छा ये जो टैक्स है ना, ये असल में आपको पता है इनकम एनटीआर वाली थी। क्यों? हाँ इसमें ये तो 5,000 माइनस हो चुके ना, तो ये इनकम सादा वाली थी। अब ये सादा वाली इनकम पे सादा वाला टैक्स है। ये क्या है?
सादा वाली इनकम है और ये भी सादा वाला टैक्स है, सिंपल सा टैक्स है, सादा वाली इनकम है और सादा वाला टैक्स है। अब हमें कौन सा वाला टैक्स चाहिए? अब हमें टैक्स चाहिए जिस पे टैक्स लगाना अभी तक हमने नहीं पसंद किया था, वो क्या है? 5,000 पे टैक्स लगाना है। तो कितने परसेंट रेट लगेगा? 12.5%। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, यानी किसके ऊपर? सिक्योरिटीज के ऊपर, सेक्शन 37A वाली जी। 5,000 जिसको निकाला था। अब ये पूछ रहे मुझे क्यों निकाला, इधर आजा। नहीं मुझे क्यों निकाला, आजा। हाँ अच्छा 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 मैं आ गया। हाँ बताओ अब क्या करना है मेरे साथ? पकड़े छुरी, लगाएं 12.625 105 125 लगता है 125 पे आयो। अच्छा 105 125 टैक्स पेएबल टू इमरान खान टू गवर्नमेंट। मजा आया आज। ये मोबाइल में क्या कितने रुपए का नोट रखा हुआ है पीछे? फॉरेन करेंसी है लोकल? फॉरेन करेंसी दिखा, एक हटाओ, लोकल करेंसी है। ये आजकल ट्रेंड चल रहा है। अच्छा और भी कोई पढ़ाई वढ़ाई के ट्रेंड भी चल रहे हैं आजकल मार्केट में। वो ऐसा दोस्त बनाया करें जो क्लास में टाइम पे आ जाए, टेस्ट दिया करे, रोजाना लेक्चर अटेंड किया करे, ऐसा दोस्त बनाया करें। अच्छे भले आप ठीक आते हैं, उसके साथ बैठ बैठ के खराब हो जाते हैं। अच्छा आज तू भी नहीं आ रहा, चल ठीक है मैं भी, दोनों ही जाओ फिर। अच्छा जी वापस आ जाए जितने थी। ये 0.5 हमारा रहता है, नहीं पूरी नहीं करनी, बात मुनासिब नहीं है। 0.5 लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। भाई उधर रखो, कुछ नोट करें अभी लोग। भाई आप लेट हो गए थे, फिर भी कोई आपने कप पकड़ा हुआ था हाथ में, रुकने का टाइम मिला, खरीदने का टाइम मिला है, इधर देखना मिल गया था टाइम, तो जल्दी जल्दी आना था। खैर है बाद में खा पी लेंगे, रमजान में भी तो गुजारा चला लेते हैं। अच्छा जी 0.5 लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। वापस आ जाए। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन शेल बी माइनस, ये माइनस कर लें आप, कोई मसला नहीं। लॉस है ज्यादा है हमारा, माइनस करें, जिंदगी का हिस्सा है लॉस। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेल बी माइनस ओनली अगेंस्ट गेन फ्रॉम एनी अदर। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन में से माइनस करना है। ये नहीं कि 10,000 के 15,000 यार मैं नाराज हूं ऊपर जा रहा हूं, जा फिर तू ऊपर ही जा। तो सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन में से माइनस करने हैं या नॉर्मल रिजीम में से भी माइनस कर सकते हैं? सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन में से माइनस करना। अगर गेन ही ना हो तो अगली लाइन पढ़ाने दे पहले मुझे। अच्छा लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन करंट ईयर शेल बी माइनस ओनली अगेंस्ट द गेन फ्रॉम। हाँ सिक्योरिटीज का गेन में से सिक्योरिटीज का लॉस माइनस हो सकता है। क्लियर? अगले पेज पे अगर हम देखें, वो अयाज नहीं होता था बचपन में, वैसा क्रिकेट खेलता था, मिस्टर अयाज सोल्ड द शेयर्स ऑफ फॉलोइंग कंपनी इन टैक्स ईयर 2020। कंपनी ए के शेयर बेचे किसके ऊपर? लिस्टेड लिखा हुआ है, लिस्टेड, तो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक होने की वजह से सिक्योरिटीज। कंपनी ए एट अ गेन ऑफ और कंपनी बी एट अ लॉस ऑफ 12,000। अब बोलें जी गेन कितने हैं और लॉस कितने हैं? अब ऊपर गेनी है, नीचे लॉसा है, तो नेट कट कटा के बोलें क्या बचा? लॉस बचा। अब
इस लॉस का क्या करें, इस लॉस का आप ऐसा करें कि ये चल रहा है 2020 का साल है ना, ये 2020 चल रहा है, थोड़ा सब्र कर लें, 21 आने दें, आएगा अगर जिंदा रहे तो, थोड़ा सब्र कर लें, 2020 चल रहा है, क्या आने दें, 21 में ये 2000 माइनस कर ले। बहुत बड़ी खुशखबरी है, कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत है। 21 में 2000, हाँ 21 के अपने भी लॉसेस होंगे, मैं ये नहीं कह रहा 21 के अपने लॉसेस नहीं होंगे, 21 के कोई अपने भी लॉसेस होंगे। तो जो लॉस इस साल, जो होमवर्क नहीं आज हो सका वो कल कर लें, सिंपल सी बात। सिमिलरली जो लॉस इस साल माइनस, वो अगले साल जाके माइनस कर लें, लिखें 2021 और ये चैप्टर भी आपने सोचा था साथ साथ पढ़ना है, अगले चैप्टर से इंशाल्लाह चलें, आज से साथ साथ ये साथ साथ चल रहा है, जबरदस्त। खड़े हो जरा, खड़े हो, हाँ। डिफाइन कैपिटल एसेट, आप कहते हो ये मजाक नहीं रखा हुआ। एक्सेलेंट, बैठ जाओ, ऐसे बच्चे चाहिए, बाकी जाएं, वेल डन, साथ वाले को नहीं मारे जाए। ओके, तो अगर लॉस माइनस नहीं हो सका तो क्या हल अवेलेबल है, अगले साल माइनस का। अगर अगले साल भी लॉस माइनस ना हो सके तो अगले साल, और अगर अगले साल भी लॉस माइनस ना हो सके, और अगर उस साल भी लॉस माइनस ना हो सके, तो बस ये बात कुछ लोगों ने पढ़ ली है मुझे लगता है अभी, ये आगे ये घर से पढ़ के आते हैं, जो आप इनका लेवल है ये अगले वाली चीजें घर से पढ़ के आते हैं। अब कल इन्होंने अदर सोर्स का चैप्टर घर से पढ़ के आए उन्हें। अच्छा जी, 0.5 पिछला पढ़ लो, बड़ी गल। अच्छा जी, लॉस नहीं, आप लोग कह रहे हैं अंडर एस्टिमेट करें, हमें मौका तो दे, हमें बिजनेस का चैप्टर हमें दे दे, हम कल पढ़ के आते। लॉस दैट हैज नॉट बीन, कितना लॉस माइनस नहीं हो सका था इन करंट ईयर, इस साल माइनस नहीं हो सका था 2020 में, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट 3 ईयर। तो अगर 2020 का लॉस है तो बताएं वो कैरी फॉरवर्ड कब तक हो सकता है, 21, 22 और 23 तक। 2020 का लॉस बोले 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 कब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये समझने के लिए या आपके लिखने के लिए है, हाँ आप बोल देंगे आपके लिखने के लिए। तो 20 का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 21, 22 और 23 तक, और अगर फिर भी 23 तक माइनस नहीं हो सका फिर इसको मार दें, डेड हो जाएगा जी। लॉस दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ इन कैन बी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी होती है, क्या कैन बी। देखिए ये बेनिफिट्स हर जगह नहीं होते, ये ज़कात में हमने पढ़ा था, एन अलाउंस इट इज नॉट फुली डिडक्टेड शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। ज़कात अगर आप माइनस ना कर सकें तो अगले साल भी माइनस नहीं हो सकती, और इस साल भी कोई इसका बेनिफिट। तो यहाँ पे बड़ी भयानक बात लिखी थी, और यहाँ पे दिल को सुकून देने वाली बात लिखी है। ये देखें, ये पढ़ते ही दिल में ना एक सुकून सा आ रहा है, कैन बी, फील करें, कैन बी, शुक्र है, कैन बी टू सब्सिक्वेंट, अगले 3 साल माइनस हो सकता है। फ्रॉम द टैक्स ईयर इन विच द लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड, व्हाट इज द ईयर इन विच द लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड, पहली दफा किस साल लॉस आया, कंप्यूट हुआ है 20 में, कंप्यूट 20 में, वैसे अगले 3 साल, अगले सब, हाँ सब्सिक्वेंट लिखा हुआ है ना, अगले 3 साल, हमारा साल नहीं डालना बीच में, अगले 3 साल। अगली बात तो बता दें क्या लिखी हुई है, ये तो पूरी समझ आ जाएगी आपको, ये बात उसने ऊपर भी लिखी हुई है। However, loss can be adjusted only against the gain from disposal of, तो जो सिक्योरिटीज का लॉस आया अगले साल फिर किसके अगेंस्ट माइनस होगा, अगले साल भी सिक्योरिटीज के गेन में से माइनस होगा, अगले साल ये नहीं, तो अगले साल भी लॉस आ जाए तो इस साल वाला लॉस अगले 3 साल चलने हैं, और अगले साल वाला लॉस उससे अगले 3 साल चलना है ये। लेकिन ये लॉसेस के चैप्टर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कि हर सालों में अगर लॉस आ रहा हो तो उसको कैसे देखना है। तो सेक्शन 37A के साथ हमने लिखा ये था, ये इतना सा था ये। तो पास पेपर्स की तरफ आ जाएंगे। अब हमारा एक चीज रहेगी बस, ये जो डब्बा है ना, डब्बा ये कल हमने आते ही करना है, डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आपका दोस्त एक में एक, लाखों में एक नहीं, वो एक ही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म
एज डिफाइंड इन खाला जी ऑर्डिनेंस 2001। तो मोहतरम ये सेक्शन 37 पहले दिन पहला पॉइंट फ्रेश माइंड के साथ जब कैपिटल गेन का चैप्टर शुरू किया था, तो 37 का पॉइंट नंबर 5 क्लियर। कैपिटल एसेट उसने पूछा ना, तो अच्छा आपने अब ये नहीं मिसालें देना कि ये कैपिटल एसेट नहीं है एंड फॉलोइंग ऑफ द कैपिटल एसेट्स द प्राइवेट कंपनी शेयर्स इन ब्ला ब्ला ब्ला, ये डब्बे की चीजें ये नहीं लिखनी मेरे भाई। बस कैपिटल एसेट उसने पूछा तो आपने यही डेफिनेशन देके आ जानी है। मैंने माना कि इसमें कैपिटल एसेट्स की एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन वो टर्म पूछ रहे हैं ना, टर्म तो लॉ में डिफाइन होती है, बस लॉ की डेफिनेशन लिख के आ जानी, एग्जांपल्स कभी भी पेपर में लिख के आनी, यानी कि आदत पड़ी होती है बात लिखने के बाद फॉर एग्जांपल हद होगी यहाँ फॉर एग्जांपल। अच्छा जी, शिबाज नहीं होता था, शिबाज रेजिडेंट, तो उसने सब कुछ ही बेच दिया, शेयर, ज्वेलरी, स्कल्पचर, प्राइवेट लिमिटेड, समझ आ जाएंगी बातें, ठीक है। गेन को निकाल लेंगे, डेट ऑफ परचेज दी हुई है, डेट ऑफ सेल भी दी हुई है, कॉस्ट भी दी हुई है, सेल प्राइस भी दी हुई है, और भाईजान गेन लॉस भी दिया हुआ है, पीछे रह गया वो तेरी खैर डिस्कस। अच्छा जी, चलें ज्वेलरी से शुरू करते हैं यार। ज्वेलरी से डिस्कशन करनी है या गेन लॉस निकालना है? डिस्कशन करनी है, तो यहां से शुरू कर दें। क्या कहते हैं, शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी लिखना शुरू करें जी। पहले जरा डिसीजन वगैरह ले लें, कितने का खरीदा है, बेचा, कितना गेन आया, किस दिन खरीदा, किस दिन बेचा, खरीदने और बेचने की तारीख के दरमियान। ओ भाईजान ये सारे एंटी आ रहे हैं, प्लीज हजरात, सारे एंटी आ रहे हैं, कोई सेपरेट ब्लॉक नहीं है इधर। ऐसे ही है ना, सारे एंटी आ रहे हैं। तो अच्छा अब आप बताएं, अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हो एनटीआर वालों का, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का, ये देखने में तो अनलिस्टेड है लेकिन धोखा है, अनलिस्टेड का मतलब प्राइवेट ही है, तो बता दें प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, गेन को 75% से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन डिस्क्राइब करना है यार, एक एक नंबर है, 4 पॉइंट्स हैं, तो छोटा छोटा लिखें। आप क्या करेंगे, छोटा छोटा का मतलब ये नहीं कि छोटा छोटा लिखें। शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ, शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ। तो भाई ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है ना, तो प्राइवेट कंपनी ज्वेलरी कहां फॉल करती है, बोले कैपिटल एसेट है या सिक्योरिटी है? तो लिखें शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ये तो नहीं फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, ना ना ना, वो तो पब्लिक वाले सिक्योरिटीज हैं, ये तो अनलिस्टेड है, ये तो प्राइवेट है। तो शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट एंड गेन इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और गेन किस चैप्टर में चार्जेबल है? एंड गेन इज चार्जेबल, चार्जेबल या गेन इज नॉट एन इनकम? सोच लें, गेन इज चार्जेबल या गेन इज नॉट एन इनकम? गेन इज चार्जेबल, गेन इज चार्जेबल, गेन इज चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच इट अरोज। लफ्ज़ याद आ रहा है, गेन अराइजिंग का पहले दिन पढ़ा था, इन द ईयर। अच्छा मैं पूरा फिक्र दोबारा बोलता हूँ, शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, आगे एंड गेन इज चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम इन द ईयर इन विच इट अरोज, जिस साल ये गेन आया। लफ्ज़ याद आ रहा है, अराइजिंग का हाथ खड़ा करें, किसी को लफ्ज़ याद आ रहा हो, अराइजिंग का पहले दिन लफ्ज़ पढ़ा था, तो चाचू इत्थे देख लो ना, ये पढ़ा नहीं था गेन अराइजिंग का लफ्ज़, पहले सफ़े पे पढ़ा था। अच्छा अब छोटी सी बात और लिखते हैं आगे, एक बात और लिखते हैं, कोई वो बता दें क्या? हाँ 75% वाली बात लिखते हैं, बस काफी होगी, और कितना लिखना है, एक नंबर है इस पॉइंट का। एज होल्डिंग, हाउएवर एज होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 year, however as holding period is more than, however as holding period is more than 1 year, gain will be multiplied by 3/4, gain of 4 lakh, छोटी छोटी फिगर्स भी लिखते हैं, कोई नहीं खैर है, gain of 4 lakh will be multiplied by, बोले 3/4, will be multiplied by 3/4। क्लियर? ज्यादा ही हो गया एक नंबर के लिए, आपको ज्यादा लिखवाएंगे तो आप थोड़ा सा लिख के आएंगे ना, वो जो अलिफ को 5 दफा पढ़ना होता है, कारी साहब कहते हैं 8 दफा पढ़ो, फिर बच्चा जाके 5 दफा पढ़ता है। अच्छा जी आगे चलें, ज्वेलरी। अभी भी किसी को कुरान सुना लें, बड़े हो जाते हैं, नमाजें गलत पढ़े होते हैं। ज्वेलरी, ज्वेलरी भाई कितने की खरीदी, कितने की बेची? ओ नहीं 14 लाख की यार, छोड़ें इसको। स्कल्पचर कितने का खरीदा, कितने का बेचा, क्या आया? लॉस। लॉस में होल्डिंग पीरियड देखने की जरूरत, उसी पैटर्न के ऊपर लिखना शुरू करें। क्या लिखेंगे? स्कल्पचर फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ शेयर्स ऑफ, अंदर रख के लाए दो। स्कल्पचर फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, सिक्योरिटी नहीं है। स्कल्पचर फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ, कॉइन और मेडोलियन के साथ लिखा हुआ था कहीं स्कल्पचर। स्कल्पचर फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ
कैपिटल एसेट। छेती छेती छेती, स्कल्पचर फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। अच्छा वो लॉ की इंग्लिश देख लेते हैं। लॉस आया गेन आया? सेक्शन 37 खोलूं 38, सेक्शन 37 खोलूं 38 और 0.5 लिखूं जी। क्या 0.5 है? एज इट इज लॉ की इंग्लिश लिखनी है, लिखें ये इंग्लिश। नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ स्कल्पचर। और ये इंग्लिश उठा के लिखते हैं 0.5 वाली। लॉस का कौन सा सेक्शन है? 38 है ना। नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ स्कल्पचर। आगे आपने लिखना है तो एक लाइन छोटी सी लिख दें, एज पर इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक, एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ स्कल्पचर एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। बस और क्या लिखना है? ये तो नहीं लिखे आएंगे एज पर सेक्शन 38 सब सेक्शन 5, नहीं, ये नंबर नहीं याद करना है, बस एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। भाई बाकी दो ट्राई करेंगे, खुद लिखना, ज्वेलरी और शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, और सॉल्यूशन जो पीछे से लिखा हुआ है उससे कंपेयर कर लीजिएगा। और एक इनकम प्रॉपर्टी का सवाल करना था मैंने आज, लेकिन अब वो कल कराऊंगा। आखिरी वाला सवाल है क्वेश्चन 14, कल करेंगे फिर।